अगली सुबह जब उस लड़की की आंख खुलती है, तब वो खुद को एक अनजान कमरे में पाती है, जिसे देख वो काफी डर जाती है। वो चौंकते हुए उठकर बैठ जाती है कि तभी उस कमरे में सुनहरी आती है। सुनहरी उसे देखते हुए, तुम अब ठीक हो? फिर उसका माथा छूते हुए, चलो बुखार तो उतर गया है, फिर भी अब कैसा लग रहा है? वो लड़की इस वक्त सुनहरी को ही देख रही थी, मगर अभी भी वो काफी डरी हुई थी। उस लड़की को कुछ ना बोलते देख सुनहरी को अब उस लड़की की चिंता होने लगी थी। वो प्यार से उसके पास बैठते हुए, तुम डरो नहीं, अब तुम सुरक्षित जगह पर हो। तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हारी ऐसी हालत? सुनहरी के पूछते ही उस लड़की को फिर से सब याद आने लगा, तो वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगी, जिसे देख सुनहरी भी परेशान हो गई। सुनहरी बेहद प्यार और अपनेपन से, तुम रो क्यों रही हो? बताओ हमें, तुम हो कौन और कहाँ रहती हो? लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। सुनहरी फिर से उससे पूछते हुए, देखो हमें बताओ अपने बारे में कुछ, जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? बताओ हमें। फिर वो लड़की सिर उठाकर सुनहरी की तरफ देखते हुए, हमारा नाम इलाक्षी सिंह है। हम यहीं पर इसी शहर में बड़ी हवेली वाले ठेकेदार की पत्नी हैं। उस ठेकेदार ने हमसे जबरदस्ती ब्याह कर लिया और हमें यहाँ शिमला में ले आया। हम उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बलिया के जमींदार की पुत्री हैं। हमारे बाबा। इतना कहते हुए इलाक्षी फिर से रोने लगी। सुनहरी उसके बारे में सुनकर बड़ी ही आश्चर्य में थी और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो ठेकेदार यानी ठाकुर बुड्डन प्रताप सिंह को कौन नहीं जानता था। सभी लोग उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। सुनहरी आश्चर्य से और थोड़ा डरते हुए, तुम ठाकुर बुड्डन प्रताप सिंह की जोरू हो? सुनहरी के सवाल पर इलाक्षी वापस सिर उठाकर सुनहरी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देख सुनहरी अपना सिर पकड़ लेती है। फिर चेहरे पर डर और गुस्से के मिले जुले भाव से, तुम उठो यहाँ से। सुनहरी के इस तरह व्यवहार करने पर इलाक्षी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि शायद उसके बारे में जानने के बाद लोगों का उसके प्रति यही व्यवहार होगा। फिर सुनहरी गुस्से से, सुना नहीं तुमने? उठो यहाँ से और निकलो हमारे घर से। सुनहरी के इस तरह कहने पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उठने लगी, लेकिन तभी उसे फिर से चक्कर आने लगे और वो गिरने को हुई कि तभी सुनहरी उसे पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर ले आई। तभी वहां हरिलाल आते हुए, सुनहरी ये क्या कर रही हो तुम? इसे ऐसे क्यों निकाल रही हो? इसकी तबीयत। हरिलाल आगे कुछ बोलता कि सुनहरी तपाक से बोलती है, ये लड़की ठाकुर बुड्डन प्रताप सिंह की जोरू है। सुनहरी की बात सुन हरिलाल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सुनहरी इलाक्षी को लगभग खींचते हुए, और तुम खड़ी क्या हो? निकलो हमारे घर से। तुम्हारे मदद करने के चक्कर में हमें मरना नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से। सुनहरी के इस कृत्य पर हरिलाल कुछ बोलता उससे पहले ही सुनहरी उसे हाथ दिखाते हुए इलाक्षी को घर बाहर निकाल देती है और फिर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। इलाक्षी बस उस बंद दरवाजे को ही देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए थे। फिर अपने आंसू पोंछते हुए मगर गुस्से से, ठाकुर बुड्डन प्रताप सिंह, आज तुम्हारे डर और आतंक के कारण कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तुमने मेरे जीवन को नर्क बना दिया ठाकुर बुड्डन प्रताप सिंह। तुम मेरे जीवन की वो बर्बादी बन चुके हो जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती हूँ और ना ही मिटा सकती हूँ। ठाकुर बुड्डन प्रताप सिंह, तुमने मेरे वजूद को ही खत्म कर दिया है। अब ना तो मेरे पास मेरा ना वजूद बचा है, ना हमारी पहचान और सम्मान। तो तुमने खुद मेरा कई बार रौंदा है। अगर बचा है तो बस ये मेरा खोखला शरीर, जो शायद अब वो भी किसी काम का नहीं। तो अब मेरे जीने से भी क्या लाभ, क्योंकि अगर जिंदा रही तो फिर से कभी ना कभी तेरी मर्दानगी के हत्थे चढ़ जाऊंगी, जो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं। ठाकुर बुड्डन प्रताप सिंह, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। फिर कुछ मन ही मन निश्चय करके इलाक्षी वहां से चल पड़ती है। सूरज निकल आया था। अब हल्की हल्की धूप पड़नी शुरू हो गई थी। शिमला के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता था, कब वहां का मौसम अच्छा होता था और कब एकदम से तूफान, बारिश और बर्फबारी। इलाक्षी सड़क पर चलती चली जा रही थी। उसके मन में ना तो अब जीने की इच्छा थी और ना ही अब कोई लक्ष्य। वो बस एक मूर्ति की तरह सड़क पर चलती चली जा रही थी। आसपास बहुत से वाहन उसे क्रॉस करते हुए निकले चले जा रहे थे। कुछ तो उसे गालियां भी बक रहे थे, लेकिन इलाक्षी को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस बेसुध सी चलती चली जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार में चली आ रही गाड़ी, जो उसके काफी नजदीक आ चुकी थी,
बस इलाक्षी उस गाड़ी से टकराने भर को थी कि तभी वो गाड़ी जोर से ब्रेक मार देती है और गाड़ी एक झटके के साथ रुक जाती है। गाड़ी में पीछे की तरफ से, मनोहर क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों इस तरह से रोक दी? ड्राइवर सामने देखते हुए, मालकिन, वो सामने एक लड़की आ गई थी। इलाक्षी अब भी अपने हाथों से अपना चेहरा ढके खड़ी थी। डर उसके मन में अभी भी बसा हुआ था, जिससे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ड्राइवर के पीछे से वो औरत गाड़ी का शीशा नीचे करती है और फिर बाहर की तरफ देखती है तो सच में एक लड़की अपने चेहरे को ढके हुए खड़ी थी। आसपास लोगों की भीड़ भी अब धीरे धीरे जमा होने लगी कि तभी वो औरत गाड़ी से बाहर आती है और उनके पीछे से वो ड्राइवर भी बाहर आता है। ड्राइवर उस औरत से, मालकिन आप अंदर बैठ जाए, मैं उसे देखता हूँ। ड्राइवर कहता है तो वो औरत उसे नज़रअंदाज करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ जाती है। वो उस लड़की के पास आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो औरत उसे लड़की से, बेटी तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? उस औरत के इतना कहते ही इलाक्षी अपने चेहरे पर से हाथ हटा देती है, जिससे उस औरत को इलाक्षी का खूबसूरत और मासूम चेहरा दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर एक पल को वो औरत भी उसे देखती रह जाती है। लंबा चेहरा, तीखी सी नाक, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें, गुलाब से तराशे हुए होंठ, सुराहीदार गर्दन जिस पर छोटा सा एक काला तिल, लंबे काले घने बाल, गुलाबी गाल, सब कुछ एकदम जैसे परफेक्ट था, जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। इलाक्षी भी अपनी बड़ी बड़ी काली पलकें झपकाते हुए उनको देख रही थी। तभी वो ड्राइवर उस औरत से, मालकिन चलिए, वो लड़की ठीक है, घर से बार बार फोन आ रहा है, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। ड्राइवर की आवाज़ से वो औरत अपने होश में आती है। फिर इलाक्षी के पास जाकर, बेटा तुम ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं? उस औरत का सवाल सुन इलाक्षी नामे सिर हिला देती है। ड्राइवर फिर से, मालकिन चलिए, बड़े साहब का फिर से फोन आ रहा है। लेकिन वो औरत फिर से ड्राइवर की बातों को नज़रअंदाज कर इलाक्षी से पूछते हुए, बेटा तुम्हें कहीं जाना हो तो बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बेटा तुम कहाँ रहती हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। उस औरत का सवाल सुन इलाक्षी को फिर से सब याद आने लगता है और वो अपने हाथों में मुंह छिपाकर रोने लगती है, जिसे देख वो औरत भी दुखी हो जाती है। फिर वो औरत इलाक्षी को शांत करते हुए, बेटा तुम रो मत, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम हमें बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। वही ड्राइवर अब मन ही मन भनना रहा था। फिर उस औरत के इतने अपनेपन और प्यार से पूछने पर वो पिघल जाती है और फिर रोते हुए, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं, कहते हुए इलाक्षी फिर से रोने लगी। मगर उस औरत को इलाक्षी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।